जी बच्चों, पार्ट कौन सा? 5, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये इसलिए कर दिया हमने पार्ट 5, वरना इसी को करते वो कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग लेंथी हो जाए तो फिर ऑनलाइन वालों को मसला आता है, ठीक है। अब मैं इसको लास्ट पार्ट इसलिए नहीं लिख रहा कि भाई मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कोई बात ऐसे ही चलते चलते जेहन में आ जाए कि नहीं ये भी बतानी चाहिए, तो आपको रिकॉर्डिंग तो आ सकती है ना, ठीक है। तो आप घर में बैठे होगे, एकदम से आपको मैसेज आएगा कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आ गई है, जूम मीटिंग में कोई रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी ऐसे हो सकता है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, पर फिर भी मैं वो क्लोज नहीं कर सकता। बाद में कोई कह दूं तो आपको कि जी दावा किया था कि बस कहानी ख़त्म, दावे से ही निकल गए, झूठे हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट पार्ट नहीं लिखा। वैसे ये नॉर्मल क्लासेस का लास्ट पार्ट, ठीक है जी। अब नॉर्मल का भी लास्ट है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम IS 8 पे आए हैं अभी IS कैश फ्लो भी थोड़ा सा देखना है, चलो खैर वो भी देख लेते हैं। बस यही दो हैं और कुछ नहीं, कहानी खत्म है, बस कहानी खत्म है। कैश फ्लो में भी सिर्फ पहला सफ़ा 2-4 लाइनें बतानी है, पढ़ लो, बाकी सारा कहना है मत पढ़ो, क्योंकि वो सारा कुछ वो है जो हमने सीखा है। और फिर एंड पे यूजफुलनेस वाला एक सफ़ा पढ़ना है और 2-4 MCQs शायद मैं करवा दूँ, क्योंकि उसके MCQs आपने किए नहीं है, थोड़ा आइडिया हो जाता है। बाकी अगेन उन MCQs में मैं सिर्फ आपको से इजाज़त दूंगा कि आपको कोई मसला हो तो आप उससे जूम मीटिंग में पूछ लें, उसके अलावा ज़रूरत पड़नी नहीं, ठीक है। जैसे ही मैंने स्ट्रेप्सिल ले लिया, अब तो गला मेरा ठीक हो गया। कोई बाहर अंधेरा हो गया भाई, ये क्लास चल रही है, आपने क्या गुजरना है यहाँ से, ये रास्ता है, हाँ किसको मिलना है? भाई को भी बिठा लो, आप बिठा ले यार, बिठा लो। अच्छा जी, IS 8 अप्लाई होता है, पहले सबसे कहता है सेलेक्ट करो, अब पॉलिसी सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, फिर उसको अप्लाई करने का कहता है कि इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। फिर अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो उस पर भी यही लग रहा है, फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज आए तो उस पर भी यही अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर हो तो तब भी ये होता है। अब मैंने सिर्फ आपको पढ़ाना ये था, बाद में ये भी साथ ही बता देना था, बाकी तो आपको पता ही है। अकाउंटिंग आती है लेकिन थियोरेटिकली थोड़ा सा इस अगले टेबल को जो अगले सफ़े पे बस वो पढ़ना है हमने, ठीक है। तो ये जरा डेफिनेशंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे ज़बानी कलामी पढ़ाई हुई है, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का अप्लाई करना जब से वो चली आ रही है। अप्लाइंग न्यू पॉलिसी एज इफ ये हमेशा से थी, एज इफ दैट पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड, यूं अप्लाई करो जैसे हमेशा से थी। और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट किसे कहते हैं कि करेक्ट करना एरर को जैसे कभी था ही नहीं। अब MCQ में जाके वो इनमें से कोई एक डेफिनेशन लिखेगा और नीचे कहेगा बताओ कौन सा है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, तो एक दफ़ा पढ़ी हुई होगी तो पता आपको है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी या रिकग्निशन ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को आपने इस तरह से करना है कि वो आपके अकरिंग के डेट के बाद जब पॉलिसी चेंज हुई है तो आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, और उस चेंज को आप यानी प्रोस्पेक्टिवली जिस साल में खड़े हो उस साल को और उसके फ्यूचर पीरियड्स को अफेक्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक बार सिर्फ पढ़ लेनी है, ये बस उसको ज़रा थोड़ा बताया गया है जो आपको पहले से पढ़ाया हुआ है कि रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पास्ट, करंट और फ्यूचर, एप्लीकेशन मतलब पॉलिसी का अप्लाई होना, रीस्टेटमेंट एरर का करेक्ट करना, रिट्रोस्पेक्टिव होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब पता है आपको। सिर्फ इसको जो सफ़ा इससे पढ़ने वाला होगा, पढ़ा हुआ आपने है, मैं आपको लिख के भेजूंगा उसके अंदर आपके प्लान के अंदर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन उसमें से निकल आता है तो आपको पहले पेपर से पहले तक कोशिश करूंगा, पेपर नाइट तो ना ही हो, लेकिन पेपर से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक, 2-3 दिन पहले पेपर से, आप लोगों का पेपर R1 से पहले कौन सा पेपर है, किस दिन है वो, तो इसका मतलब मैं 9 या 10 तारीख को एक मीटिंग कर लूंगा। 9-10 तो फिर एक दिन रह जाएगा, 11 को पेपर है ना, तो फिर 9 को मैं इंशाल्लाह, मैं अल्लाह करे याद रह जाए, मैं 9 को आखिरी, यानी कि तब तक मैं आपके साथ मीटिंग्स करता रहूंगा। तो बस ये 3 को छोड़ दूंगा, 3-4 से पहले फिर आपके लिए वो 10 को करूंगा मीटिंग, ताकि आप बाकी पेपर्स में मसरूफ रहें। फिर ऐसी मीटिंग वाला काम मैं प्लानिंग में कर लूंगा इसकी, ठीक है। तो इस मंथ के एंड तक 28 तक तो वीकली मीटिंग करूंगा, कोशिश करके 2-3 तक कर लूंगा एक मीटिंग, फिर छोड़ दूंगा, बल्कि 2-3 को भी नहीं करनी चाहिए। पहला पेपर किस दिन है आपका, तो तब 4-5 वाले जो हैं फिर वो 1-2 को तो वैसे ही उनका दिमाग घुमा होता है,
तो बहरहाल 28 तक वीकली और उसके बाद पेपर से पहले एक मीटिंग कर। तो कोई सवाल आ भी जाता है इनमें, कोई मसला आ जाता है, वो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में इधर देखो, आपको मैंने कहा था कि 2 बैलेंस शीट बनती हैं, 2 इनकम स्टेटमेंट बनती हैं, 2 कैश फ्लो बनती हैं, 2 चेंज इन इक्विटी बनती हैं और एक बैलेंस शीट एडिशनल उसने कहा है बनती है एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब हम 2024 में खड़े हैं तो 2023 से पहले, यानी कि ये तो बन गई ना 2 साल की, उन्होंने कहा ये चीजें बनती हैं। और बैलेंस शीट एक एडिशनल बनानी है जो प्रीसीडिंग ईयर का स्टार्टिंग होगा, यानी कि 31 दिसंबर 22। जो तो बैलेंस शीट मैंने पहले ही बताया 3 साल की बनती है, यहां पे बस वो लिखा हो, ठीक है। इसको जो रीड ऑनली करने वाले हैं मैं आपके लिए करता चला जाऊंगा। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाना था, इत्तेफाक से तो पढ़ाया हुआ है। एक और भी है, ये सिलेक्शन वाली बात भी पढ़ानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं बस। इसके अलावा ये भी पढ़ाया हुआ था, ये अच्छा नहीं पढ़ाया था, चले। तो ये जरा मैंने बस यहां तक आपको पढ़ाना है, उसके आगे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये 2 सफ़े हिम्मत करके पढ़ने, आपने सारे नहीं पढ़ने, पहले कुछ पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था, बेसिस कन्वेंशन रूल्स हैं, ठीक है, जो रिकग्निशन से रिलेट कर सकते हैं, मेजरमेंट से रिलेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन से। इसकी एग्जांपल्स कुछ थी, ये आपको पढ़ा दी थी। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है और अप्लाई करनी है कैसे? भाई अप्लाई तो करनी है कंसिस्टेंटली, ये इतनी सी बात है, कंसिस्टेंटली। अप्लाई इसको कैसे करना है? चेंज नहीं करना। अगर चेंज हो तो आपको पता है क्या मुसीबत पड़ती है। अब सिलेक्शन कैसे हो? तो एक ऑर्डर है प्रेफरेंस का। ये एक एमसीक्यू भी आया था जो मैंने आपको करवाया था एमसीक्यूज में, फिर मैंने कहा था वो IAS 8 में, या पेंडिंग कर दिया था, वैसे ही कर लिया था। अच्छा, इम्प्रैक्टिकल वाला एक उससे पहले किया था, चले छोड़े। When an IFRS specifically applies transaction event blah 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 blah, उसी मतलब कहता है वो सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट करना है आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो चीज़ है, जो भी चीज़ है, इस पर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लगता है? अगर लगता है तो उससे पूछो क्या करना है। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर जो चीज़ है वो इन्वेंट्री टाइप चीज़ है। अगर वो इन्वेंट्री टाइप चीज़ है तो फिर उस पर लगने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है, वो है IAS 2। तो उसमें जाकर पूछेंगे हाँ भाई इन्वेंट्री का, वो कहेगा FIFO या एफ को लगा लो, पीरियोडिक परपेचुअल कर लो। बात समझ आई? तो सिलेक्ट करना है ना पॉलिसी को। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ आपके सामने पड़ी है, जिस पर आपने, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक IFRS पड़ा है? अगर तो पड़ा है तो वो यूज़ कर लो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो? फिर जजमेंट यूज़ करो। मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गए, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो ऐसी चीज़ जो स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मसला आया तो आप फ्रेमवर्क की तरफ चले जाते हो, बुनियाद जो चीज़ थी असल सब चीज़ों की। तो आप अपनी जजमेंट यूज़ करोगे, लेकिन जजमेंट में भी उसने कहा है थोड़ा ऑर्डर है। क्या? सबसे पहले अपनी फनकारी की बजाय ये देख लो कि आप IFAC के अंडर आते हो, IFRS कोई नहीं है। तो और भी तो दुनिया के अंदर अकाउंटिंग बॉडीज हैं, जैसे US गैप्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अगर इनमें कोई उनका स्टैंडर्ड ऐसा पड़ा है, चूंकि वो एक अकाउंटिंग बॉडी है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, तो उन्होंने कोई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो ठीक है यार, वो तकरीबन ठीक ही होना है। तकरीबन क्या, वो उनके हिसाब से ठीक है, हम भी उसी जैसा ही शायद बनाएं कल को जाके। तो सबसे पहले जजमेंट, पहले क्या स्पेसिफिक IFRS देखो, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जजमेंट अप्लाई, जजमेंट यूज करो। जजमेंट में क्या करो? जजमेंट में क्या करो? इन मेकिंग सच जजमेंट मैनेजमेंट शुड कंसिडर फॉलोइंग सोर्सेज IFRS डीलिंग विद सिमिलर। पहले तो अपने ही IFRS को ढूंढो। जैसे मिसाल के तौर पे IAS 38 इंटेंजिबल है, जब ये नहीं होगा तो लोग IAS 16 को देख के अकाउंटिंग कर लेते होंगे। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जब ये नहीं होता होगा तो लोग IAS 16 को थोड़ा बहुत देख के गुजारा कर लेते होंगे। मिलता जुलता को स्टैंडर्ड देख के उससे गाइडेंस लो, और अगर है तो वही यूज करो। नहीं है अपना IFRS तो फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ, अपनी बुनियाद पे जाके उसको हिलाओ डुलाओ, खुद सोचो। या ये भी सोर्स है, कोई रीसेंट प्रोनाउंसमेंट है अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की, उसको देख लो, ठीक है। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट इन कंफ्लिक्ट विद अफोर मेंशन सोर्सेज, के आपके इन 2 सोर्सेज से अगर कंफ्लिक्ट नहीं खाती तो फिर कोई और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है
उसकी आप प्रोनाउंसमेंट वगैरह को, ये वो एमसीक्यू रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ था जो आपका टिक हुआ था कि कोई पब्लिश हुई थी, कोई पता नहीं क्या स्टडी पब्लिश, तो उसको यूज करें या नहीं। ठीक है, अच्छा, जजमेंट लगाते हुए क्या करना है, रेलेवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर, कि आप देखो कि आपने जो चीज शो करनी है किताबों में यूजर के लिए कैसे ज्यादा बेहतर है जजमेंट लगाते हुए। फिर रिलायबल हो, मीनिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेथफुली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हो, इकोनॉमिक सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट करें, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम बायस हो, गाल उत्थे ही है। ये सारी बातें जो है वो इसने यहीं पर ही घुसाई हुई है। ठीक है, तो जजमेंट यूज कर लो। अच्छा, ये तो होगी बात सिलेक्शन की। सिलेक्शन के वक्त या तो स्टैंडर्ड मौजूद है तो वो अप्लाई करो, नहीं है तो जजमेंट यूज करो, और ये सोर्सेज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुमने बात जाके क्या किया है? अच्छा ले जी, अच्छा जी सुने, अच्छा जी, अब जब सेलेक्ट हो गया, अब जब सेलेक्ट हो गया, और सुन लो ईशा दी ब्रेक भी करनी पैनी है, चुप करके बह जाओ। बस हो गई है तो फिर पढ़ लो ना, बस थोड़ा सा ही रह गया, बस कुछ नहीं है, सिर्फ तसल्ली मेरी थोड़ी सी, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट की तसल्ली दे दो यार, क्या हो जाएगा तुम लोगों का, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मेहरबानी, तरले कर रहा हूं मैं। क्या कितना पढ़ा लिया होगा आपको यार, मतलब सारे 117 लेक्चर नहीं पढ़े आपको हैं, रोज तरले कराते हैं। अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया तो इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां से पढ़ लेना। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पे आ गया। अगर चेंज करना है ना बेटा जी, तो ये पढ़ाया था, चेंज करना है ना तो फिर सिर्फ उस सूरत में कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज अगर ये स्टैंडर्ड बदल गया है। जैसे मैंने कहा IAS 23 पहले मैंने बताया था ऑप्शन देता था, अब नहीं देता, पहले लाइफ होता था, अब नहीं है। तो ऐसी कोई चेंज आई है जिसमें स्टैंडर्ड बदल गया, मजबूरन बदलना पड़ रहा है, बदल लो। अगर स्टैंडर्ड बदला है तो फिर स्टैंडर्ड ही बताएगा रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, और अगर नहीं बता रहा तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव। और अगर आपने अपनी पसंद से कहा नहीं जी 5O नहीं, बाबा जी ख्वाब में आए थे FO नहीं, मैंने कहा बाबा जी की बात सुनकर 5O से FO नहीं कर सकते, FO से 5O नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत में कर सकते हो, अगर आपको लगता है इस चेंज से बेटर यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो फिर कर लो, लेकिन इस सूरत के अंदर आपको ऑप्शन कोई नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। अब जहां तक जा सकूं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। ओके, अच्छा, अब चेंज मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल, ये रीवैल्यूएशन से भी कॉस्ट मॉडल पे आ सकते हैं। ये इसने एग्जांपल्स में ICAP ने लिख तो दिया है, लेकिन ये नहीं, पहली बात तो ये रीवैल्यूएशन IAS 16 वाला इधर आता ही नहीं है, लेकिन वो तो कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल था ना। एक बात बता दूं आपको, IAS 40 हो गया, IAS 16 हो गया। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाने लगे और आप कहें यूजर को ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो स्टैंडर्ड यूं करता है पागल हो क्या, फेयर वैल्यू से ज्यादा अच्छी कॉस्ट कैसे बेटर प्रेजेंटेशन दे सकती है? तो इसलिए ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है। पॉलिसी चेंज कॉस्ट से फेयर वैल्यू की तरफ तो नजर आएगी आपको, फेयर वैल्यू से कॉस्ट की तरफ नजर नहीं आएगी। एग्जांपल लिखी हुई है तो खैर। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को पढ़ लेना। ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी अभी MCQ करके आए। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, आग लग गई, आग लगी, सारा डेटा सड़ गया, 2 साल का बच गया तो 2 साल तक चले जाओ, 4 का बच गया 4 तक चले जाओ, कोई नहीं बचा फिर इतने तक कर लो। तो अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो गई है आपकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, तो आप जहां तक जा सको अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड तक जाओ। ठीक है, दिस में भी करंट पीरियड हो सकता है, यही हो। ठीक है, और इनिशियल अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। ये तो असल में आपके सिलेबस में नहीं है ना, वैसे बहरहाल ये भी बिल्कुल इसी का भाई है। अगर रुकोगे FAR 1 में इंसानों की तरह नहीं पढ़ोगे इस बार, तो अगली बार IAS 38 यही पढ़ लोगे, टेंशन नहीं। और अगर निकल जाओगे तो इससे बच जाओगे, फिर फाइनल में जाके पढ़ोगे। फाइनल में सब कुछ होता है, फाइनल में सब कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ, जो इधर पढ़ा जो नहीं भी पढ़ा सब होता है, बड़े बड़े स्टैंडर्ड सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो चेंज इन अकाउंट कहता है जी, कहता है सुनो, कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आप जाते थे। कई बार आपने कई सवाल किया, आज भी कल से 2-3 सवाल कर चुके हैं, कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना।
वो कहता है दिस इज अ चेंज इन पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ये IAS 16 कहता है जैसे 38 वैसे चलाओ, ये इधर ना लेके आओ। इसीलिए तो हम कब से रिवीजन शुरू कर चुके थे। IAS 8 वाला रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो नहीं करते थे, जिस साल में रिवीजन हुई बस उसी को छेड़ते थे और आगे चलते थे, क्योंकि इसने क्या दिया था यार, इसको माफी दो, इसको चलने दो, इसको IAS 16 से भी पूछो, बाकी सबको मेरे पास ले आओ। ये पॉलिसी चेंज तो है लेकिन डेल्ट एज पर IFRS 16। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स। ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। सुने जी सुने, मैं यहीं से पढ़ के कराता हूं, कोई नया काम नहीं करूंगा। बस ये 2 सफ़े मैंने कहते बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 MCQ आ जाना यार, फिर आपने कहना है इतना जोर लगा के भी इसने वो नहीं पढ़ाया, तो पढ़ लो यार। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मेरी तसल्ली तो होगी ना कि फिर जरा होया वो सब नाल ही होया फिर। ठीक है, मतलब फिर तो सारे पाकिस्तान ने नहीं पढ़ा होगा, जो आ गया तो कोई बात नहीं, इसकी खैर है, उसकी तो फिर मुझे तसल्ली होगी ना। ठीक है, अच्छा जी देखो, मिसाल के तौर पे पहले आप जो भी, मिसाल के तौर पे आपका रेंट कार है आबिद भाई, आप पहले गाड़ियां खरीद कर रेंट कार चलाते थे, अब आपने गाड़ियों को फैसला किया लीज पे लेके रेंट पे देंगे। ये चेंज इन पॉलिसी है, ये चेंज इन बिजनेस पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। मसला यह है कि हमारा ये स्टैंडर्ड IAS 8 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो तो मेरे पास लेके आओ, ये बिजनेस पॉलिसी इसकी थी, इसने चेंज कर लिया। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग। अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्लीकेशन, ये क्या है? एग्जांपल, स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फ्रॉम कैश। फिर नई पॉलिसी आज पहली बार ही आई है, पहले था ही नहीं। हमने पहली बार जिंदगी में एक कंपनी थी, आज तक उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने अपनी बड़े बड़े उनके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, बड़े बड़े उनके अपने हेड ऑफिस भी हैं। पहली बार उनके पास पैसे कम पड़े, उन्होंने लोन लिया, इंटरेस्ट दिया, बोरिंग कॉस्ट लग गया। अब ये भाई उठ के कहने लगे सर पहले तो कभी नहीं था, आज पहली बार आया है, तो ये भी पॉलिसी चेंज नहीं है। इन्होंने पहली बार, उन्होंने कहा ये पहली बार, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है, ये चेंज नहीं है। ठीक है, तो पहली बार एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वेयर इमटेरियल हो, कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर क्वालिफाइंग एसेट, या एंटिटी हैज रिसीव फर्स्ट एवर गवर्नमेंट ग्रांट, तो फिर चेंज नहीं है, ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है। ठीक है, और डिस्क्लोजर्स यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको बनाने आते हैं। प्रायर ईयर एरर को भी यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स क्या हो इसकी, तो एग्जांपल्स जो है वो कोई मतलब कि आप, इसकी हद नहीं है। एग्जाम्पल एरर की क्या एग्जांपल है? एरर हमारा अकाउंटेंट आपको नजर नहीं आ रहा आज, अकाउंटेंट क्या क्या गलतियां नहीं कर देता था, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ा है, तो जो दिल में आए गलती आप बना लें, इसलिए इसकी कोई लिस्ट नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है, बस प्रायर ईयर एरर है तो करेक्शन करनी कैसे सीख लिया। ठीक है, ओके। 12 में से कुछ पढ़ना होगा तो बता दूंगा आपको। ये डिस्क्लोजर्स पढ़ के देखोगे तो आपको याद आएगा वो ज़माना जब आपने नोट बनाने के लिए दोनों को आमने सामने रखा था कि यहाँ पे देखो ना, ये मैंने बताया था आपको कि पॉलिसी चेंज को करंट ईयर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है। पता नहीं अब कहाँ लिखा हुआ है, ये when a change in policy has an effect of on current period or any prior period, ठीक है, और अगली अगर इम्प्रैक्टिबल नहीं है तो उसके बारे में ये डिस्क्लोजर्स दो। ठीक है, तो ये करंट और फ्यूचर पीरियड दोनों बता रहे हैं। अब बातें वही हैं, हमने देखा जैसे पहले सवाल के अंदर कहा था IAS 23 में चेंज आया, इस वजह से ये कर रहे हैं। ठीक है, नेचर चेंज की बताई थी कि पहले कैपिटलाइज कर रहे थे। ठीक है, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो तो मैंने कहा था ना कि वो बताना होता है, तो ये भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बाकी आपको पता है, फॉर करंट एंड प्रीवियस बताओ कि आपकी एडजस्टमेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंक्लूडिंग EPS में भी। ठीक है, अगर कोई मसला है तो ओके। तो ये सारी बातें आपने की हुई हैं प्रैक्टिकली, लेकिन यहां पे जब आते हैं ना, तो यहां पे वो क्या कहता है कि नेचर प्रायर फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, यहां पे करंट नहीं बोलता, इसलिए मैंने आपको वहीं पर, तो यहां पे कोई जरूरत है इसको पढ़ने की? बताया था पॉलिसी चेंज करंट और प्रायर दोनों में, यहां पे सिर्फ प्रायर। ठीक है, ये फर्क है, तो जो पढ़ना होगा इसमें बता दूंगा। ठीक है, इसके MCQs को आपने कहा है कि हमने नहीं पढ़ना, आखिरी चैप्टर सिर्फ ओपन किया है, इसके अंदर सिर्फ 2-4 चीजें देख लो फिर छुट्टी है बस। ठीक है,
आखिरी आखिरी ओके, कैश फ्लोज। आगे सेट में कोई मसला है? नहीं, आई सेट हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात की एडजस्टेड इवेंट की। इसमें हमने कहा था कि अगर टू है मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट तो आप उसको डिस्क्लोज करें। नहीं बेटा, वो IS 10 है, हमने ये क्वेश्चन एक था IS 10 है, IS 10 है। IS 10 कहता है कि बैलेंस शीट के डेट के एंड होने के बाद कोई इवेंट हुआ है तो वो उससे डील करता है, वो आपके स्कोप से बाहर है बस। तो जितना पढ़ाया था, जिस वजह से उस वक्त पढ़ाया था, बस वही पढ़ लो। IS 10 और 37 FAR 2 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो जनरल बाद में, जनरल क्वेश्चन बाद में, फरमाइशी प्रोग्राम बाद में। बाकी ने तेनू भी मारना है, मैनू भी। मैं इधर बैठ जाऊंगा, सारे जनरल क्वेश्चन पूछ के आज जाना, ठीक है। अच्छा जी, बच्चे को माफ कर दो। अच्छा यार, उसको अब कहोगे आ जाए, मैसेज करोगे, टाइम हो गया, आ जाए, कोई नहीं मसला, ठीक है। एक मिनट यार। अच्छा जी, इस सब में सिर्फ पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा पढ़ना है बस। बाकी बीच में एक पॉइंट मैं कह दूंगा कि पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद आपको वही पता चलेगा जो बैड एंड डाउटफुल डेट की हमने डिस्कशन की थी। और एक पॉइंट जो निशान लगाऊंगा रिवीजन प्लान में आएगा, वो होगा कि जिसमें हमने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ कहाँ जा सकता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो जरा आओ स्कोप पैरा में पहली 2 लाइनें पढ़ लो, बाकी छुट्टी इसकी। ये किस पर लगता है भाई? सब पे। जैसे IS 33 में उसने क्या कहा था, ये सिर्फ लिस्टेड पे लगता है, याद है? लिस्टेड पे या वो कंपनी जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। IS 7 के बारे में कह रहा है कि IS 7 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईच पीरियड फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ठीक है जी। बस उससे आगे जान दो। यानी यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि लिस्टेड होगी तो, इसीलिए तो NPO को भी कहा जाता है कैश फ्लो बनाओ, ठीक है। और NPO की कैश फ्लो कोई डिफरेंट नहीं होगी। फॉर्मेट आपको कहा था एक बार रीड कर लेना, उस फॉर्मेट में आई के अपने NPO उसमें कैश फ्लो उड़ा दी थी। पहले थी जब आई के में सारे स्टैंडर्ड डाल दिए थे एक बार जब आया था पहली बार, वो फिर अगली बार जाकर उन्होंने चीज़ें सेट की थोड़ी सी, तो थोड़ा, वरना डेफरल मेथड भी था, रिस्ट्रिक्टेड फंड भी था। वो पहली अटैम्प्ट में हम ऐसे फिर रहे थे दीवानों की तरह के, क्या करें बच्चों के साथ। लेकिन फिर हमने वही कराया था पूछ के उनसे, तो अगली बार उन्होंने बदल भी दिया था, ठीक है। एक हद है ना। अच्छा, डेफिनेशंस के अंदर ये मुझे भी दिखाओ। डेफिनेशन कैश की और कैश इक्विवेलेंट की, बस ये डेफिनेशन पढ़ो। कैश में क्या कहते हैं जी? कैश ऑन हाथ, डिमांड डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, ये सब कैश में वो शुमार करता है, ठीक है। कि कैश जो हाथ में पड़ा है, जो डिमांड डिपॉजिट है यानी आपको जब जरूरत पड़े आपने डिपॉजिट, जो आपने ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है, जो ऑन डिमांड आप निकाल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, ये माइनस कर देते थे, ये कैश में आ गया। कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं जी? कैश इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ये आखिरी डेफिनेशन है बेटा, बस कर दो यार। यार चले जाओ ना क्लास, थोड़ी देर बाहर फ्रेश हो, रास्ता दे दो इसको, चलो नीलो बैठो, फिर तुम जरा आगे से हटो, इसके मेरे सामने बैठो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बैठो यार। सिर्फ आपको समोसे आने तक वेट करा रहा हूँ और कुछ नहीं, बोर ना हो। अच्छा बस यही समझ लो, उससे कहो आ जाए यार, आ जाए। ओके, वो असल से ही उत्थे रश लगे ना, वो है ही बड़ी जबरदस्त आइटम कसम से जी। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म highly liquid investments that are readily convertible to known amount of cash which are subject to insignificant risk of change in value। इसको ऐसे ही याद रखना है। Not all investments are cash equivalent। हमने एक सवाल के अंदर रेडिली कन्वर्टेबल को अलग भी किया था, याद है? पता नहीं टेक्सला वाला सवाल था या कोई एक सवाल था, टेक्सला लिमिटेड था गालिब में कैश फ्लो के सवालों में। आगे कहता है an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition। अगली बात, equity investment are excluded from cash equivalent unless they are in substance cash equivalents, for example redeemable preference shares। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, आप मुझे बताएं, लेकिन अभी भी नहीं पढ़ सकते, वैसे ये IFRS 9 की बात है, अगेन वही बात, क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो IFRS 9 कहता है इसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, वहां पे फिर IFRS 9 कहता है ये नॉन मॉनिटरी एसेट है।
तो ये कहता है कि इसको आप अगर कोई कहे ना कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन शेयर्स, क्लियरली कह दे, तो उनको आपने कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेना, बल्कि उनका लेजर बना लेना, उनका लेजर बना लेना। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, ये बेटा उसको आ लेने दो प्लीज। ये देखो जी, ये मैंने क्या कहा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी परचेज बाय यू, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी मुझे आपकी शक्लों को देख करना, परचेज बाय अस, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब सुने यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करनी आपने ये, टेंशन नहीं, बस रीड ओनली सिर्फ करनी है ये, ठीक है। ओनली रीड ओनली, बस रीड ओनली। आखिरी डेफिनेशन यहां से पढ़ लें कैश फ्लो की। कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस ये डिपॉजिट ऑफ कैश ऑन हैंड एंड वाइस वर्सा, ये जरा देख लें यहां से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट ऑफ कैश ऑन हैंड इनटू बैंक और वाइस वर्सा, ये कैश फ्लोज कहलाते हैं, ये भी कैश फ्लोज में आएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे कैश फ्लोज में एक्सक्लूड कर दो ये मूवमेंट अगर करना चाहो तो, जिसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपॉजिट ऑफ कैश ऑन हैंड इनटू बैंक का मतलब क्या है? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश डेबिट, वो उसका फर्क कैसे निकल जाता है? जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दोनों को ही ले लेते हैं, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक में इकट्ठा ही आ जाता है ना वहां पे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आपने जो सीखी है वो वही है। ये पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया, सुभान अल्लाह, यही पढ़ने वाला पॉइंट था, सुभान अल्लाह। फिर बस जंप लगा के आए, कुछ भी नहीं पढ़ना आगे। नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार, एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नॉन कैश ट्रांजैक्शन में। बाकी कोई नहीं, चलने दो, ये सब आपने किया हुआ है। यूजफुलनेस जरा ढूंढो, ये नहीं, ये सारा कुछ वो है जो आपने सीखा था 11-12 दिन लगा के, वही सिखाया गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, क्या क्या चीज़ आएगी, वही चीज़ें, ये नहीं पढ़नी। कैलकुलेटिंग टिप्स, ये आपके मैं रिवीजन प्लान में भी रखूंगा, इसको रीड ओनली करके जाना एक बार, जस्ट वंस। लेकिन वंस का मतलब ये होता है वंस एवरी रिवीजन। जब भी कैश फ्लो पे आओ, इसको एक बार रीड करना है, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ के बस फिर कुल्लू वल्ला पढ़ दें। फॉर्मेट्स आपके पता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलें, यहां मैं क्लोज करता हूं, मेरी बात अब सुने, ठीक है, मेरी बात सुन लें, ठीक है। आप लोगों को कैश फ्लो के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं एमसीक्यूज देकर भेजूंगा उनको लाजमी करना है, ठीक है ना। सुन लो अब, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये अब कह रहा है ना, करवाई नहीं है इसीलिए कह रहा है ना। एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो मैंने आपको भेजने हैं, सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो कि एज पर रिवीजन प्लान, वो आपने कर लेने, ज़्यादा नहीं, वो आपने लाजमी कर लेने, ठीक है जी, ओके। और अगर क्वेश्चन हो तो जब हम नेक्स्ट जूम मीटिंग में मिलें, ये तो अभी मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको नहीं बुलाऊंगा, ये मैंने अभी अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को राजी करना, नाराज़ होंगे 2 हफ्ते से, ठीक है। तो उनके साथ मीटिंग करूंगा, जो अगली मीटिंग होगी उसमें फिर आप आने लग जाए। अभी तो जा रहे वाले, तो होश ही नहीं आना, तो मीटिंग आ जानी, तो आप जाएं अभी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलूंगा तो एमसीक्यूज कर चुके होंगे आप इसके सेलेक्टेड, क्योंकि रिवीजन प्लान आ गया होगा। सिर्फ वही करने हैं, थोड़े से तसल्ली हो जाए कि हाँ एमसीक्यूज भी हमसे हो सकते हैं, टॉपिक आता है फिर भी थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आपको रिवीजन प्लान देना है। कोई बच्चा भी 2-3 दिन पहले मैसेज करके मेरे से मार ना खाए। मुझे अभी तो शायद कल कहीं दोपहर को जाके होश आना है, जो सूरत हाल मेरी काफ़ी दिनों से चल रही है। बहरहाल मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यही है, आप लोगों को रिवीजन प्लान बना के देना है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 95% वही है जो पिछले साल वाला है, पिछले सेशन वाला। उसमें पेज नंबर्स अपडेट करूँगा, कुछ क्वेश्चंस अपडेट करूँगा, कुछ कम करूँगा, कुछ ज़्यादा करूँगा। कोई चीज़ MCQ प्लस माइनस होते हैं, पर वो बहुत माइनर चेंजेस हैं, आपके पर इतना असर नहीं पड़ता कि ये 2 दिन आपको मेरे ज़ाया कर दिए, 2-3 दिन बाद आ रहा है रिवीजन प्लान। आप उसको उसी हिसाब से करिए, जो टॉपिक भी करना है, जो मैंने आपको पहले रिवीजन प्लान दिया उससे 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। अगली बात, फिर वही मेरी बातें हैं, ठीक है। आपने 12 से 14 घंटे रोज़ाना पढ़ना है, सारे पर्चे पास करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है।
फिर 1 गो में किसी भी टॉपिक के सवालों को करना है। मार्क्स इंटू 1.8 करना ना भूलिएगा। सोल्यूशन देखे बगैर सवाल करना है। 80% तक सही हो जाए तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चले जाना है। ठीक है, आप लोगों ने आप लोगों ने पेपर नाइट में कोई तीर नहीं चला लेना, इसलिए प्लीज़ नींद पूरी करके जाइएगा। अकाउंटिंग का पर्चा फेल होने की, पढ़ के फेल होने की एक बड़ी वजह होती है नींद का पूरा ना होना। 6 से 7 घंटे नींद, 6 घंटे कम से कम नींद होनी चाहिए। नाश्ता करके जाना। बाकी रमज़ान का महीना है, आपके अमाल, हाँ वो तो फिर सहरी की होती है, तो चक्कर ही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, चक्कर ही कोई नहीं। 8 पैरा रोज़ा ना रख लेना ना, खा के रोज़ा रखना। ठीक है, और बाकी अगर रोज़ा ऐसे रखा जाए तो हिम्मत भी अल्लाह ही देते हैं। ये आपको हर क्लास के बेटा, मैंने एक दिन पहले बात की शायद, कि जब पहली बार ज़िंदगी में मैं पढ़ा रहा था और पहला रमज़ान आया था, तो मेरी आदत है हर घंटे में पढ़ाते हुए हर घंटे में पानी पी रहा हूँ तकरीबन। ठीक है, तो वो बड़ी परेशानी ये लगी कि यार क्या बनेगा। पहली बार रमज़ान इस तरह से आया तो रमज़ान आधा रोज़ा सो के गुजारते थे, आधा रोज़ा काम में मसरूफ़, पता नहीं लगा, और फिर भी प्यास लगती थी। लेकिन ये सिर्फ दिल को समझाने की बात होती है, चूँकि रमज़ान में रोज़े में पता है दिल को कि पानी नहीं मिलना, उसको प्यास लगती ही नहीं है। ये दिल का ही सारा हिसाब है, कुछ भी नहीं होगा। आपका हाफ़ज़ा तेज़, हदीस में आता है कुरान की तिलावत, मिसवाक करना, रोज़ा रखना, नज़रों की हिफाजत करना, ये हाफ़ज़े को तेज़ करने वाले अमाल है। तो रोज़ा रखा होगा तो आपके वैसे ही हाफ़ज़ा तेज़ होगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पर नींद पूरी कर लेना, तरावी पढ़ के सो जाना। जो रिवीजन भी करनी है तो सुबह सहरी के वक्त उठ के नफल पढ़ के रिवीजन शुरू कर देना, सहरी करके नमाज पढ़ के रिवीजन शुरू कर देना। नींद आए, जब नींद आए, नींद करनी है 6 से 7 घंटे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेपर के 3 घंटे 15 मिनट में क्या करना है। ठीक है, बाकी तो आपको जो बताना था बार बार बताता रहा। पेपर के 3 घंटे 15 मिनट के अंदर बेटा जी, आपने पहले 15 मिनट के अंदर सारा पर्चा पढ़ के इनको ज़ाया नहीं कर देना। पेपर आते ही आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है बस, और उसके बाद आपने सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है, जो कि आराम से हो सकते हैं। कैलकुलेटर पे करो, छोटी मोटी वर्किंग करके निशानी लगा लो। ठीक है, पेपर नहीं होता तो कैलकुलेटर पे तो वर्किंग हो जाती है ना, और कुछ वैसे भी होते हैं ये इसी तरह के जो न्यूमेरिकल होता ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल वाला अगर रह भी जाए तो बाकी हो जाएंगे। नुक्ता लगा लिया आपने ABC की, जो सही था। ठीक है, अभी भी 5 से 7 मिनट ही गुजरे थे, एमसीक्यू है, छोटे छोटे एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन वाला अगर आपने छोड़ भी दिया है तो फिर क्या करें जी, फिर जी बाकी जो कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू उनको प्लान कर लें। एमसीक्यू हो गए, 5-7 मिनट फिर भी बच गए तो क्या करें, सॉरी, उसमें फिर आप कोई और शॉर्टेस्ट क्वेश्चन देखें जो आप उन 4-5 मिनट्स में प्लान कर लें, वर्किंग कर लें। मकसद कहने का ये है कि जैसे ही आपको पेपर मिले ना, तो पहले 10 से 15 मिनट में आपके 10 से 15 नंबर हो जाए। मेरा ये मानना है, ये चाहना है मेरा। ठीक है, तो एमसीक्यूज हो जाते हैं, छोटा मोटा कोई एक आधा सवाल भी हो जाता है। पूरा पर्चा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको समझ ही कोई नहीं आनी। रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ लें ताकि हार्ड डिस्क से रैम में चीज़ें उठकर आ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, छोड़ना तो आपने वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर छोड़ा हुआ है तो फिर उसमें से कुछ आ गया तो रोज़ा, और अगर ना आया तो रोज़ी, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो पेपर के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुकना, बैठने दो यार, रुकना मना है। ठीक है, रुकना मना है। जो समझ में आए करते जाना है, जो समझ में आए करते जाना है। आपने 85 को जब टच कर लिया तो बस समझो पास हो आप, बस करते रहना, उससे ऊपर जितना वो सेव जोन है। ठीक है, मार्क्स इंटू 1.8 करके पर्चे में भी करना, और सोल्यूशन वहां पे होगा ही नहीं, तो आदत होगी आपको। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सही कर लोगे। अच्छा, बना के पहले सफ़े पे दूसरे पे लिखने का फ़ायदा कोई नहीं जब आखिरी में खुद की समझ ना आए। तो स्टार्ट से ही स्पीड लेकर चलनी है। पेन नया नहीं ले लेना, पेपर से पहले शॉपर में से निकाल के आप पेपर करो, आधे घंटे बाद हाथ दुखने लग जाएगा। आप जो पेन इस्तेमाल करते हो उसका पूरा डिब्बा आज खरीद लो, और 4 से 5 जो है ना पेन वो अपने पास आसपास फैला दो। आसपास लिए फैला दो, मुझे तो नहीं मिला करता कोई एक पेन हो तो, कभी किताब के नीचे, कभी रजिस्टर में, कभी तकिए के नीचे, कभी, तो इसलिए 5-6 पड़े हो ना कोई, जब भी आप यूँ सोच दो चलो ये मिल गया, अगली बार वो मिल गया, ताकि टाइम इसमें भी ज़ाया ना हो। और 4-5 पेन आपके चालू हालत में, उन्हीं को उठा के पर्चे में ले जाना, उससे पेपर करना। बाकी सबसे बढ़कर भाई देखो,
मेरे आपके ज़िम्मे था मेहनत, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकती थी मेहनत वो भी की, आपने उससे भी बढ़ के मेहनत की, लेकिन फिर भी पास तो अल्लाह के फजल से ही होना है हमने, ठीक है। तो एक तो अल्लाह से भी मांगते रहिएगा, और बाकी ये कि भाई पढ़ाने के टाइम में उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ है, थोड़ा बंदा डांट डूंट देता है, तो किसी को डांटा हो तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं उससे। बहरहाल बतकाज़ा बशरियत, भाई कोई गलती हो गई हो, कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए माजरत। आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा मैं, और आप लोगों को माफ़ी मिलेगी पास होने पर, उससे पहले कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो बस पास होके दिखा दो, सारी ही माफ़ियाँ हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को बहुत अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी रही तो फिर मिठाई के साथ ही मुलाकात हो आपसे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। भाई बच्चे कह रहे हैं इस अल्लाह हाफिज़ से पहले एक काम करना था, कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या करने हैं, ओवरऑल रिजल्ट पहले देखो। अब देखो ये 9%, 9 क्वेश्चन का 28, कितना बुरा हाल है। उसके बाद ये कौन सा सवाल है जरा चेक करना, 7वां। अब देखो यार, ये को हाल है रेशो वाला सवाल, क्या किया बच्चों ने यार। ये कौन सा है, कैश लो है, कैश लो में तो अखीर हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपका फ्रेंड, तो सबसे लोएस्ट रेशो सरप्राइजिंगली, शायद ना बच्चे को पार्ट 2 समझ ही नहीं आया, शायद बच्चे ने उसकी वजह से पार्ट 1 की रेशोस को भी गड़बड़ कर दिया। हालांकि सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा, शायद उसको ये लगा कि ये स्टेप्स को देखकर रेशोस निकालनी है अगले साल की, मुझे तो ये लग रहा है। हालांकि आसान सवाल था, उसने कहा था 24 की रेशोस निकाल लो, 25 के और उसके बाद ये स्टेप्स लो। तो सवाल बच्चे को समझ नहीं आया, वरना ये वाला मामला नहीं होना चाहिए था। चलो इसका तो बनता था। अच्छा, चौथा सवाल कौन सा जरा देखना है, थ्योरी वाला। क्यों पढ़ते नहीं है, एनपीओ में चेक करो, हालात ही कोई नहीं। सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, फिर रेशो इसमें करेक्शन में भी सही। तो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स आपके कौन से हैं, एक आपका इंपेयरमेंट बहुत आसान था, दूसरा कैश फ्लो, और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद एनपीओ भी आसान चूंकि इतना था, अच्छे मार्क्स दे गया। फिर क्वेश्चन 3 करेक्शन ऑफ एरर भी बेहतर रहा, ठीक है। तो उसके बाद चौथा कौन सा है, थ्योरी वाला। गुजारा फिर भी ठीक था, खतरनाक तो यही निकले, ठीक है, खतरनाक तो यही निकले, ठीक है। ये सबसे बुरे सवालात यही हैं, ओके। और ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट कहता है करंट पास रेट ऑफ 28% अलाइंस क्लोजली विद प्रीवियस सेशन रिजल्ट्स। कहता है ਜਿਹੋ ਜੇ पहला आ रही सी ब्रीड, ਉਹੀ चाइना के स्टूडेंट हले भी आ रहे हैं, करीब करीब है, ठीक है। और एंड मेंटेन्स कंसिस्टेंसी विद रोलिंग एवरेज। This session still included 26% examinees who received exemption from introduction to accounting due to transition of new scheme। ये है असल वजह, उसको भी पता है, हमने भी बताया था, क्योंकि हमने अपने तौर पे भी रिजल्ट निकाला था कि यार चक्कर क्या है। जब पहली बार ऐसा हुआ, FAR2 का रिजल्ट 45% आ रहा है ICAP का, और इंट्रो का 25% आ रहा है, ये FAR1 का क्या चक्कर है। तो वो जो ट्रांजिशन पिछली हुई थी उसमें इंट्रो पढ़े बगैर बच्चे आगे आ गए थे एग्जामिशन लेकर। तो कुछ पता ही नहीं अकाउंटिंग का यार, 1 में आके फिर नमूना मत्था जिन पहाड़ों लथा। हालांकि उस वक्त कहा था बच्चों को, उस वक्त जब की बात है कि पढ़ लो, पर उन्होंने नहीं पढ़ा था। अभी भी कहता है कुछ बच्चे फिर रहे हैं, वो फिर रहे हैं, नहीं पास हुए, यही तो मसला है। तो वो हर बार ही फिर पास नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये एक फैक्टर है, खैर चले उसको छोड़े। A group that showed a notably lower pass rate। ओए अच्छा, यानी ये वो ग्रुप है जिसके अंदर 21% पासिंग आया है, एग्जामिशन वाले लोग हैं, ठीक है। कंपेयर टू 30% दोज हु पास इंट्रोडक्शन टू। तो जो इंट्रो पास करके आए हैं उन्होंने बेहतर रिजल्ट शो किया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने मेहनत की है, तो आप ये 20-30% को मत देखें, आप तो इसको भी ये तो कुछ भी नहीं है। आप तो अपनी बात देखें, आप तो मेरे ख्याल में जो बैठे हैं, अगर आप जिस तरह से पर्चा मतलब करने का हक है सिर्फ वो पूरा कर दे पर्चे में, तो आप तो 100% पे जाएं, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, देखो वो बता रहा है खुद ही, ठीक है। अगली बात, आंसर स्क्रिप्ट्स वेरीड वाइडली इन क्वालिटी, सेवरल एग्जामिनर्स अटेन्ड हाई स्कोर्स इन 80s 90s रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन। हाउएवर, आप जैसों की बात हो रही है, हाउएवर
ट्रेंड ऑफ सेलेक्टिव स्टडी वाज एपरेंट। ये तो रो रो के आई कैप थक गया है। विद मैनी एग्जामिनीज अचीविंग गुड मार्क्स ऑन सर्टेन क्वेश्चंस व्हाइल स्ट्रगलिंग टू स्कोर रीजनेबल मार्क्स ऑन अदर। कुछ में अच्छे ले गए, कुछ में स्ट्रगल करे कि रीजनेबल भी आए, इंडिकेटिंग लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवरेज। तो ये आई कैप का टारगेट है, आप ना करें। मैं इसीलिए कहता हूं, ये मैं ऐसे नहीं कहता, आपको डराता भी हूं, दिल में मेरे नहीं होता, ये दिल में दुआ ही निकल रही होती है, या अल्लाह इंज ना ही होए। लेकिन उसमें फिर यही होता है कि अल्लाह करे आप कुछ छोड़े ही ना, क्योंकि उसका ये टारगेट है। उससे भी ये पता है कि मैंने इसको पकड़ना है, यहां से बच्चे को कुछ छोड़ के ना आए बच्चा, ठीक है। दिस वॉज मोस्ट एविडेंट इन शॉर्ट क्वेश्चन 1 एनपीओ, शॉर्ट क्वेश्चन 4 फ्रेमवर्क, 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यही था ना। उसके बाद 20 वेयर 20%, 34 और 30 वॉज सिक्योर्ड 0 मार्क्स। हालांकि कुछ ने फुल मार्क्स भी लिए इन एरियाज में। अब एनपीओ छोड़ के चला गया होगा, वही इस सवाल के अंदर 0 लेगा ना। जिसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को चॉइस में छोड़ा होगा, फ्रेमवर्क को चॉइस में छोड़ा होगा, ये वो लोग हैं जिनके 0 मार्क्स आए होंगे। 0 वाला और कोई नहीं हो सकता। कह रहे सिलेक्टिव स्टडी पढ़ ली मैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सवाल में 0 मार्क्स हो? जिसने पढ़ा हो ये टॉपिक, उसका 0 मार्क बनता था इस सवाल में। तो सिलेक्टिव स्टडी मार देती है आपको, ठीक है, ये नहीं करना। As this is often the first written paper for many examinees, their work frequently showed a lack of organization। ये जो मैं आपको खपता हूँ कि आपका पहला मौका है, जब आप FAR 1 पास कर लोगे ना, तो इतना जोर मुझे FAR 2 में नहीं लगाना पड़ेगा, और कोर्स डबल है और आप सीखते डबल स्पीड से, तेजी से हो। क्यों? पता लग जाता है सारा कुछ, तगड़े हो जाते हो। तो पहला पेपर है ना रिटर्न, इसलिए फ्रीक्वेंटली शोड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अवॉर्ड पार्शियल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट अमाउंट्स एज दे वर नॉट क्लियर ट्रेल ऑफ कैलकुलेशंस। किधर गया वो जिस कह रहा था कि वर्किंग का रेफरेंस ना दे, लब के मेनू दो, लब के मेनू दो। वर्किंग का रेफरेंस नहीं दोगे ना, तो वो कह रहा है कि मैं फिर जोर लगा के भी पास में, ट्रेल ही नहीं मिल रहा, ये फिगर कहां से निकली है? कोई वर्किंग शो करो ना, ब्रैकेट में करो या कहीं करो, उसको रेफर करो, ताकि जितने नंबर में दे सकूं वो तो दूं। पता ही नहीं है, रिटर्न पेपर पहला है ना, इसलिए पता ही नहीं है। तो आप लोग अगर क्लास टेस्ट रेगुलर देते जो खपता था, तो ये मसला ना होता, आपको पता होता आपको नंबर कैसे मिलते हैं। मैंने बड़ी सख्ती से इनको कहा हुआ, बल्कि आप लोगों के पेपर अब जो है वो सीए फाइनलिस्ट और क्वालिफाइड लोग चेक करते हैं, आपको नहीं पता, चुप करके, ठीक है। वो इस वजह से कि उनको प्रॉपर ट्रेन इस पर किया गया। ये कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स, सीए वो इस तरह से लिखा भी होता है आपके टेस्टों में जो अपलोड होता है सोल्यूशन, पहले लिखा होता था, फिर हमने कहा था इसको रहने दो, मैंने समझ नहीं आती की लिखा है, एक बार मैंने की है मार्क्स कैरी फॉरवर्ड के, एरर कैरी फॉरवर्ड, ECF लिखा होता था आपके पेपर्स पे शुरू। तो पेपर चेक करवाए जाते हैं, उनको बताया जाता है जैसे आई कैप की इंस्ट्रक्शन है वैसे ही, कि गलती के नंबर नहीं कटने चाहिए। तो आप अगर टेस्ट देते रहे हैं तो फिर आपने वैसे ही आई कैप का पर्चा देना है। तो अभी मॉक वाला चांस है, टिका के तैयारी करो, मॉक दो, ठीक है, जैसे मर्जी दो। ऑनलाइन मॉक का ऑप्शन होगा, अब तो वो मजबूरी भी नहीं है कि फिजिकली आना पड़े, तो दोगे ना मौका इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन वाइज आपने अगर देखने हैं कमेंट्स, तो वो ज़रूर देखिएगा। मैंने ये जनरल कमेंट्स ही आपको पढ़ाने थे, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल कीजिएगा। सब कुछ आपको आता है, और मेहनत कीजिएगा, थोड़ी सी शर्म कीजिएगा, थोड़ी सी गैरत कीजिएगा। ये जो आप लोग छोटी छोटी बातों पे गैरत करते हैं ना, तो उसकी बजाय ज़रा काम की बात पे भी कभी गैरत कर लिया करें, ठीक है। उसके लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये हो जाती है, करोगे ना इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपकी मिठाई के साथ मुलाकात होगी। मैंने दुआ दे दी थी, भाई ने कमेंट्स याद करवा दिए, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।